हेलो फ्रेंड, आज देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य के बारे में आज पूरा डिटेल से देखते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे और उनके अभियान के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे, उनके प्रशासन के बारे में जानेंगे और फिर उनके वंशज के बारे में जानेंगे और मराठा साम्राज्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, तब उनके बहुत सारे विरोधी पहले से ही भारत में थे। मतलब मराठा साम्राज्य का जब नींव रखा था, उससे पहले बहुत सारा विरोधी भारत में उपस्थित थे। जैसे कि हम उस समय भारत में मुगल साम्राज्य भी चल रहा था, जिस समय मराठा साम्राज्य की नींव हो रखा गया था। तब इसके साथ साथ उस समय भारत में बहुत सी यूरोपीय कंपनियों भी व्यापार की दृष्टि से भारत आ रही थी। तो दोस्तों, उस समय मुगल साम्राज्य तो भारत में चल ही रहा था, उसके साथ साथ यूरोपीय कंपनियों का भी भारत में आगमन हो चुका था और वो भी भारत में अपने आप को मजबूत मतलब सत्ता और मजबूत अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कौन? यूरोपीय कंपनियों ने। उसके बाद मराठा साम्राज्य जब नींव रखा था, केवल नींव ही नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ और बहुत मजबूत भी बनाया गया था। तो दोस्तों, मूल रूप से जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य का उद्भव हो रहा था, उस समय दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब का शासन चल रहा था। मतलब जिस समय मराठा साम्राज्य का उदय हुआ या उद्भव हो रहा था, उस समय दिल्ली में जो मुगल शासक था वो औरंगजेब शासन कर रहा था और दक्षिण क्षेत्रों में बीजापुर साम्राज्य का शासन चल रहा था दक्षिण में। अब दोस्तों, हम देखेंगे कंटेंट की क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम छत्रपति, वो तो हम एक देखें कि क्या जिस समय मराठा साम्राज्य का नींव पड़ा उस समय कौन शासन चल रहा था। तो उस समय मुगल का शासन चल रहा था और यूरोपीय कंपनियों का भी आगमन हो रहा था। तो वो यूरोपीय कंपनियों और मुगलों और छत्रपति मराठा साम्राज्य के बीच में किस तरह से संघर्ष होता है, युद्ध होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हमें पढ़ना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का परिचय देखेंगे। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के अभियान और संघर्ष क्या होता वो देखेंगे। फिर महाराज शिवाजी का और अफजल की मुलाकात होती है, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, वीर शिवाजी महाराज का कैद से भागने का अभियान, मतलब उनको कैद कर लेता, वहां से वो भाग जाते हैं। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है, वो देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रशासन के बारे में। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की कर व्यवस्था, छत्रपति शिवाजी महाराज की महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के बारे में देखेंगे। तो उनके वंशज है संभाजी महाराज, जो 1680 से 89 तक शासन चलाती है। सेकंड है राजा राम, 1689 से 1700 तक शासन चलाती है। और नेक्स्ट है छत्रपति शाहू महाराज, जो 1707 से 1749 तक चलाती है। उसके बाद आती है पेशवा, जो पेशवा जो शासक था, उसमें सबसे पहले देखेंगे बालाजी विश्वनाथ का, जो 1713 से 1720 तक है। उसके बाद बाजीराव प्रथम, जो 1720 से 1740 तक चलाती है। उसके बाद बाजीराव, जो 1740 से 1761 तक चलाती है। उसके बाद आती है माधवराव, जो 1761 से 1772 तक चलाती है।
ये सारी हम मराठा साम्राज्य के या बोले तो शिवाजी महाराज के वंशज के बारे में देखते हैं। अब हम देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे मराठा वंश के विभाजन हो जाता है, आपस में डिवाइड हो जाता है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो प्रश्न पूछता है उसे संबंधित देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, मराठा समाज का अंतिम पेशवा कौन था, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। उसके बाद उनके जन्म और कहाँ हुआ था वो देखेंगे, उनकी जीवनी में वो पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था और शिवाजी की कितनी रानियाँ थी। और शिवाजी का हम अब परिचय के बारे में बात करते हैं। तो शिवाजी की परिचय की बात करते हैं तो उनका जन्म 1627 में शिवनेर पिता शाहजी में हुआ था। उनके शिवनेर पिता शाहजी, उनकी जन्म जो हुआ था सुवनेर में हुआ था। उनके पिता का नाम था शाहजी और उनका जन्म कहाँ हुआ था, शिवनेर में। कब हुआ था, 1627 में। भोसले, उनकी माताजी का नाम था जीजाबाई महाराज। और शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे यानी जो संरक्षक थे उसका नाम है दादाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र क्षेत्र के शिवनेर नामक स्थान में 1627 में हुआ था। कब हुआ था, 1627 में। और शिवनेरी देवी के नाम के ऊपर महाराज शिवाजी का नाम रखा गया। किसके नाम पर, शिवनेरी देवी के नाम पर। महाराज शिवाजी भोसले वंश से संबंधित थे। महाराज शिवाजी जो थे किस वंश से संबंधित थे, भोसले वंश से संबंधित थे। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। पिता का नाम शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम जीजाबाई था, जो लाखोजी जाधव राव की पुत्री था। उसका पुत्री था जीजाबाई। और महाराज शिवाजी के ऊपर उनकी माता का बहुत ज़्यादा प्रभाव बहुत ज़्यादा था। किनकी, उनकी माता का। महाराज शिवाजी की माता एक योद्धा थी। महाराज शिवाजी की जो माता थी योद्धा थी और उन्होंने महाराज शिवाजी को बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया था। कौन, उनकी माता जीजाबाई। जैसे रामायण, महाभारत। और उन्होंने महाराज शिवाजी महाराज की माता उनकी प्रथम गुरु थी कि उन्होंने ही धर्म की शिक्षा दी थी। 1480 में जब बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हुआ था। तो फिर से देखेंगे, उनकी जन्म 1628 में होती है शिवनेरी में। उनकी पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई होती है। उसके बाद 1480 में जब बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हुआ था और इन 5 भागों को दक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो बहमनी साम्राज्य के जो भाग है उनको हम दक्कन सल्तनत के नाम से जानते हैं, जिसमें वर्तमान के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्र थे। तो उन 5 भागों में से जो एक भाग था जिसका नाम आदिल शाही था, बहमनी साम्राज्य के एक भाग था जिसका नाम आदिल शाही था। दोस्तों, जिसका नाम आदिल साम्राज्य था और इस आदिल साम्राज्य में महाराज शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक बड़े जागीरदार के रूप में कार्य करते थे। दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का एक भाग है वह 5 भागों से बंधा हुआ था। उसमें से एक भाग है जिसका नाम है आदिल शाही साम्राज्य और इस आदिल साम्राज्य में उसके जो पिता थे भोसले वो एक बड़े जागीरदार के पद के रूप में कार्य कर रहे थे।
छत्रपति शिवाजी महाराज के दो गुरु थे। पहले उनके राजनीतिक गुरु थे, जो उनके संरक्षक भी थे। जो पहले गुरु थे वो राजनीतिक थे और साथ में संरक्षक भी थे। इनका जो नाम था दादाजी कोंडदेव थे, जो उनके राजनीतिक गुरु थे और संरक्षक थे। और उनके दूसरे आध्यात्मिक गुरु की बात करें दोस्तों, जो धर्म से संबंधित होता है, तो उनके आध्यात्मिक जो गुरु थे उनका नाम था गुरु रामदास। महाराज शिवाजी को 1640 में विवाह हो जाती है। 1627 में उनकी जन्म होती है और 1640 में उनकी विवाह हो जाती है। अब दोस्तों हम देखेंगे, जब विवाह हो गया तो कोई न कोई अभियान चलाएगा और अभियान के दौरान संघर्ष ही होगा। तो हम विवाह के बाद देखेंगे उन्होंने कौन कौन से अभियान चलाया और किनसे उनको अभियान के दौरान संघर्ष हुआ। तो दोस्तों जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की कि जब महाराज शिवाजी अपना मराठा साम्राज्य बनाने और सुदृढ़ करने की सुदृढ़ बोले तो मजबूत करने की जब अग्रसर थे, तब उस समय मुगल शासक औरंगजेब शासन कर रहा था। और जैसे कि हमने हमारे औरंगजेब वाले आर्टिकल में भी जाना था कि औरंगजेब एक कट्टर इस्लाम को मानने वाला शासक था। इसके साथ साथ औरंगजेब ने हिंदुओं पर सारी हिंदू विरोध नीतियां भी चलाई थी। औरंगजेब ने क्या करता था कि हिंदू के विरुद्ध अलग अलग प्रकार की नीतियां चलाते रहता था। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज एक मजबूत और स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ संघर्ष और अभियान करते थे, अभियान का कार्य प्रारंभ करते थे। और इस क्रम में उनके मावाल क्षेत्र में कई साथी बन गए। और जब वो संघर्ष के दौरान अभियान स्टार्ट किए थे और इसी क्रम में मावाल के क्षेत्र में बहुत सारे उनके साथी बन जाता है। और उस समय मावाल के क्षेत्रों के लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था और उन्हें पिछड़ा माना जाता था, कहाँ मावाल के क्षेत्रों में। परंतु महाराज शिवाजी की सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी और इस क्षेत्र में वे अपनी सेना बनाने का कार्य करते थे। इस क्षेत्र में, मेवाड़ की क्षेत्र में। तो मावल के क्षेत्र में वह सेना बनाने का कार्य करते थे। शिवाजी महाराज मावल क्षेत्रों के लोगों से उनकी सेना में आने का प्रस्ताव रखते थे, क्योंकि वहाँ के लोग भी प्रताड़ित थे, इसीलिए भेदभाव करते थे। तो वहाँ के लोगों जो कि महाराज शिवाजी को सही नहीं लगता था, उन्होंने लोगों को सामने प्रस्ताव रखते थे कि आप लोग आकर सेना में शामिल होइए और वहाँ के लोगों को उनको सम्मान और उनकी पहचान वापस दिलाने का आश्वासन देते हैं। 16 वर्ष की आयु में महाराज शिवाजी ने कहा था कि वे हिंदू स्वराज को लेकर आएंगे। उन्होंने जब 16 वर्ष की आयु में थे तभी उन्होंने कहा था कि हिंदू स्वराज लेकर आएंगे। स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे जो पहला अभियान था वो बीजापुर के शासक आदिल शाह के विरुद्ध था। 1645 में तोरना के किले के सेनापति इनायत खान को महाराज शिवाजी ने अपनी बातों से कुछ पैसे देकर इस किले पर अपना अधिकार कर लिया।
कहा तोरना के जो किला था वहाँ के जो सेनापति था इनायत खान था, उनको शिवाजी बात करता है, बात करके कुछ पैसा देता है और पैसा देने के बाद उस पर उन्होंने अपना अधिकार कर लेता है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे किले थे, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे किले थे जिनको महाराज शिवाजी के द्वारा उनकी बातों से ही जीत लिए थे और उन्हें कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। उनकी बात करने का जो तौर तरीका है उनसे बात कर कर बहुत सारे किलों को जीत लिया था। उसमें मुख्य किला है तुरनाक किला, जहाँ का सेनापति हिनायत खान थे। दोस्तों जैसे चकान का किला, कोंडाना का किला, ये पूछ रखिएगा, चकान किला और कोंडाना का किला। जब आदिल शाह को महाराज शिवाजी के बढ़ते विजय के क्रम के बारे में सूचना मिली, जब आदिल शाह को इसकी सूचना मिली, क्योंकि उसी को वहाँ उस राजा था, नवाब था और उसी के अंदर सभी सेनापति था और सेनापति से बात कर कर किले को जीत लिया था और उस पर अधिकार कर लिया था। क्योंकि उनके पिता आदिल शाह के पिता आदिल शाही साम्राज्य में कार्य करते थे, जिसके संबंध में हमने ऊपर चर्चा की थी। तब आदिल शाह द्वारा महाराज शिवाजी के पिता को कैद कर लिया जाता है। अपने सैन्य बलों को मजबूत किया जाए, इसलिए वे द्वारा मावल क्षेत्रों में गए और अपनी सैन्य शक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत किया। गोरिल्ला का युद्ध इम्पोर्टेंट है। गोरिल्ला का युद्ध पद्धति के साथ अपने अपने आगे के युद्ध लड़ते गए। मावल क्षेत्रों के पश्चिमी घाटों से मावल क्षेत्र के पश्चिमी घाटों से महाराज शिवाजी बाल्यावस्था से ही काफ़ी परिचित थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें युद्धों के समय गोरिल्ला युद्ध पद्धति में काफ़ी सहयोग भी मिला था। इस युद्ध के बाद, गोरिल्ला युद्ध के बाद, इस युद्ध पद्धति में सेना छुपकर वार करती थी। जो किस युद्ध में? गोरिल्ला के युद्ध में। उन्होंने 1649 से लेकर 1654-55 तक अपने आक्रमण पर अंकुश लगा दिया था और अपने सैन्य बल बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया। अंकुश की मतलब रोक लगाना होता है। उनके पिता शाहजी भोसले जैसे ही आदिल शाह की कैद से रिहा हुए, आदिल शाह को कैद कर लिया था, जैसे वह रिहा हुए, उसके बाद महाराज शिवाजी ने पुनः इसके बाद महाराज शिवाजी के द्वारा 1654 में पुरंदर के किले को जीतकर उस पर अधिकार किया गया था। इसके बाद महाराज शिवाजी का विजय के क्रम बढ़ते चला जाता है और उन्होंने मुगलों के खिलाफ भी काफ़ी संघर्ष किया और मुगलों को बहुत हद तक ध्वस्त किया, जिस कारण औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अंतिम 25 वर्ष दक्षिण भारत में ही व्यतीत करे थे। और इसी के कारण है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के अंतिम 25 वर्ष ही व्यतीत करे थे, क्योंकि उन्होंने मराठों के सामना घुटना टेक देता है। और इस बिंदु को लेकर हमने औरंगजेब वाले आर्टिकल में भी जाना था। महाराज शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात के बारे में देखेंगे। तो उनकी मुलाकात के बारे में देखेंगे। तो आदिल शाह ने महाराज शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति के क्रम में अफजल खान नामक सूबेदार, जो कि बीजापुर के सूबेदार था, उसको महाराज शिवाजी के हत्या की चाह से उनके पास मिलने के लिए आया था। बीजापुर के जो सूबेदार था उनका नाम था अफजल, उसको
महाराज शिवाजी से मिलने के लिए आया था, लेकिन वो मिलने की उद्देश्य से नहीं बल्कि हत्या करने के उद्देश्य से आया था। अफजल खान बीजापुर के प्रमुख सूबेदारों में से एक था और उसका कद लगभग 6.5 फीट जितना लंबा था। उस समय इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह इतना शक्तिशाली था कि अपने हाथों से किसी को भी दबोच देता था। मतलब वो बहुत मजबूत था। कौन? अफजल खान, जो बीजापुर के सूबेदार था। उसको आदिल शाह ने भेजा था महाराज शिवाजी को हत्या करने के लिए। महाराज शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी? प्रतापगढ़ में। शिवाजी महाराज की अफजल खान से मुलाकात पहले उनके अधिकारियों ने अफजल खान के बारे में सचेत किया। जब मुलाकात करने की बात आई तो जो अधिकारी थे, शिवाजी के जो अधिकारी थे महाराज शिवाजी के, उनके बारे में बताया अफजल खान के बारे में। फिर शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ अफजल खान से मिलने गए थे। दोनों की प्रतापगढ़ में 10 नवंबर 1659 को, कब हुआ था? प्रतापगढ़ में 10 नवंबर 1659 में मुलाकात को पहचान लिया था और इसकी मंसूबों पर पानी फेरने के लिए अपनी पूरी तैयारी भी कर ली थी। क्यों उसकी मकसद था वह हत्या करने का था। तो शिवाजी ने पूरी तैयारी के साथ मिलने आए थे। महाराज शिवाजी ने अपनी सेना को जंगलों में छुपने का आदेश दे दिया था। इसके साथ बाघनख हथियार, जो बाघों के नाखूनों जितना तेज होता था, वह हथियार अपने साथ छुपा कर ले गए थे और खुद भी एक स्टील का कवच पहनकर अफजल खान से मिलने चले गए थे और जो हथियार थे उसको जंगलों में छुपकर रहने को बोला। और शिवाजी ने अफजल खान से जब मिलने गए थे तो वह स्टील का एक कवच पहनकर गए थे। अफजल खान ने अपनी योजना के अनुसार धोखे से शिवाजी महाराज के ऊपर खंजर से प्रहार किया, परंतु स्टील का कवच होने के कारण उस खंजर का शिवाजी पर कोई असर नहीं हुआ। जब वो प्रहार किया धोखे से, तब शिवाजी जो था स्टील का कवच पहने हुए था, जिससे उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब शिवाजी महाराज 1659 में अफजल खान की हत्या कर देती है। अब जब वह कुछ नहीं होता उनको, तो द्वारा उनको हत्या कर देते हैं और उसी समय प्रतापगढ़ का युद्ध होता है और मराठा सेना द्वारा बीजापुर के लगभग 3000 सैनिकों को मार देते हैं। और इससे गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर जो बीजापुर के सैनिक थे वो 3000 सैनिकों को मार दिया जाता है। और इसके साथ साथ प्रतापगढ़ के किले पर भी अधिकार कर लिया जाता है। परंतु शिवाजी महाराज एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। मतलब वो धर्म को, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म के विरुद्ध हत्याकांड नहीं कराया था। इसलिए उन्होंने इस्लाम, कोई भी अन्य धर्म के विरुद्ध हत्याकांड नहीं कराया था। उनकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा भी थे। मतलब वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। इसके बाद उसी वर्ष 1659 में ही पन्हाला का किला, कौन सी किला? पन्हाला का किला शिवाजी महाराज द्वारा जीत लिया जाता है। और जब उसकी अफजल खान की हत्या होती है, उसके बाद पन्हाला की जो किला होती है उनको जीत लिया जाता है। इसके अगले वर्ष आदिल शाह ने बदला लेने के लिए अपने जनरल, जिसका नाम था सिद्दी जौहर, आदिल शाह ने क्या किया? इसका बदला लेने के लिए अपने ही जनरल, जिसका नाम सिद्दी जौहर था, उसे शिवाजी महाराज के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए भेजा था। जिसके बाद पावनखिंड का युद्ध हुआ। उसका जो एक जनरल था
उसको बदला लेने के लिए सिद्धि जौहर को भेजा था। और सिद्धि जौहर जब भेजा महाराज शिवाजी के विरुद्ध अभियान के लिए, तो उसके बाद युद्ध होता है पावनखिंड का युद्ध। कौन सा युद्ध? पावनखिंड। जब सिद्धि जौहर से युद्ध हुआ, इस युद्ध में महाराज शिवाजी को विजय की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद दक्कन के क्षेत्रों में शिवाजी महाराज बहुत ज्यादा प्रभुत्व हो गए थे। ताकवार शिवाजी महाराज के प्रभाव और शक्तियों पर अंकुश लगाया जाए। इस युद्ध के बाद, ताकवार के बाद शिवाजी महाराज के इफेक्टिव और उनकी जो शक्ति है उन पर अंकुश लगाया जाए। शाइस्ता खान की सेना की संख्या करीब 1.5 लाख थी। कितना थी? 1.5 लाख थी। तब शाइस्ता खान ने पुणे क्षेत्र में शिवाजी महाराज के कुछ किलों पर अभियान करना शुरू किया था और अपने कब्जों में लेना शुरू कर दिया था। कौन? शाइस्ता खान ने। इसके साथ साथ उसने शिवाजी महाराज के लाल महल को अपने कब्जे में ले लिया था। किस महल को? लाल महल को। तब 1663 में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान से निपटने के लिए अपनी रणनीति बनाई और वे बहुत कम संख्या के एक समूह बनाकर शाइस्ता खान के किले के अंदर छुपकर दाखिल हुए। उसे बहुत जख्मी कर दिया था। जिसके बाद शाइस्ता खान वहां से अवसर पाकर औरंगजेब के पास भाग जाता है और अंदर जाता है और शाइस्ता खान को जख्मी कर देता है। जिससे शाइस्ता खान वहां से भागता है और औरंगजेब के पास चला जाता है। औरंगजेब ही शाइस्ता खान को इस प्रकार महाराज शिवाजी द्वारा शाइस्ता खान को बुरी तरह से पराजित किया जाता है। इसके बाद क्या होता दोस्तों? इसके 1 वर्ष बाद ही 1664 में मुगलों के अंतर्गत आने वाले धनवान क्षेत्र सूरत को भी शिवाजी महाराज द्वारा लूटा गया था। ये जो सूरत था वो मुगल के अंतर्गत आता था। इसको भी 1664 में लूट लेता है। 5 जनवरी 1664 में सूरत के युद्ध में मुगल सेनापति इनायत खान को भी बुरी तरह से शिवाजी महाराज ने हराया था। 5 जनवरी 1664 के अगले 4 से 5 दिनों तक मराठाओं ने सूरत से बहुत सारा धन लूटा और इस क्रम में किसी आम व्यक्ति की कोई भी हानि नहीं पहुंचाई गई थी। लगभग 1 करोड़ की राशि इस लूट में शिवाजी महाराज ने प्राप्त की थी। कितने करोड़ की? 1 करोड़ की राशि। फिर मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कछवाहा राजा जो था, कछवाहा के राजा जय सिंह को 1665 में शिवाजी महाराज के साथ संघर्ष करने के लिए भेजा था। जो मुगल शासक था औरंगजेब, वहाँ के जो कछवाहा के जो राजा थे, उन राजा जय सिंह उसको 1665 में शिवाजी के दरबार में संघर्ष के लिए भेजता था। राजा जय सिंह की सेना करीब 15,000 थी। कितना थी? 15,000 थी। कछवाहा के जो राजा जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच काफी संघर्ष हुआ। वे राजा जय सिंह को पराजित तो कर सकते थे, परंतु उस समय जहां शिवाजी महाराज का निवास स्थान था वहां बहुत सारे परिवार भी रहते थे। युद्ध होने से बहुत सारे लोगों की जान पर खतरा हो सकता था। यही सोचकर शिवाजी महाराज ने राजा जय सिंह से संधि करने का निर्णय लिया था और तब 11 जून 1665 में दोनों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। क्वेश्चन पूछता है पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 11 जून 1665 में। 11 जून 1665 में। और इसके बदले 23 किले मुगलों को देने पड़े थे।
शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों के अधीन मनसबदारी व्यवस्था में भेजना पड़ा था। अपने पुत्र संभाजी महाराज को, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज के पास 5000 की सेना बल की शक्ति थी। शिवाजी महाराज को मुगलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मदद करनी पड़ी थी। क्या करनी पड़ी थी? मदद करनी पड़ी थी। चौथी पॉइंट देखो, तो इसके साथ शिवाजी महाराज द्वारा 4 लाख सोने की खून की राशि मुगलों को दे दी थी। उसके बाद संधि में क्या किया उन्होंने कि शिवाजी महाराज को अगर कोंकण क्षेत्र चाहिए तो उन्हें मुगलों को 40 लाख की दानी देनी थी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के अभियान के बारे में देखेंगे, उन्होंने कैसे कैसे अभियान चलाए उसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। बाद में इसी पुरंदर की संधि के संबंध में छत्रपति शिवाजी महाराज 1666 में आगरा में औरंगजेब के दरबार में गए थे। तो औरंगजेब के दरबार में कब गए थे? 1666 में पुरंदर की संधि के बाद। वहाँ औरंगजेब द्वारा शिवाजी महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। जिसका शिवाजी महाराज ने विरोध किया और इस कारण औरंगजेब ने उन्हें कैद करके जयपुर महल में भेज दिया था। जब वह दोस्तों महाराज शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में जाता है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है और इसका खिलाफ में विरोध करता है शिवाजी ने। तो जब विरोध करता है तो उन्हें कैद करके जयपुर महल में भेज दिया जाता है। शिवाजी महाराज ने अपने आप को कैद से छुड़ाने का प्रयास किया और वे कैद से भागने में भी सफल हो गए थे। कहा जाता है कि वे अपने जन्मदिन के क्रम में मिठाइयाँ बांटने के लिए अब अपने किसी हमशक्ल को कैद में रखकर खुद को कैद से भाग निकले थे और जन्मदिन में मिठाई बांटना था, जिसके कारण वह अपने जैसे शक्ल के व्यक्ति को खुद को कैद में से कैद में रख देता है और खुद निकल जाते हैं। कैद से भाग निकलने के बाद उन्होंने फिर से मराठा साम्राज्य को फिर से मजबूत करने की कोशिश किया था और यह लूट शिवाजी महाराज ने 1670 में की थी। वहाँ उस समय यूरोपीय कंपनी जैसे अंग्रेजी और डच कंपनियों ने भी अपनी फैक्ट्री लगा ली थी। उनको भी शिवाजी महाराज द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था क्योंकि उन्होंने इन यूरोपीय कंपनियों का उद्देश्य भारत में लूटना बताया था और इस प्रकार से 2 बार सूरत को शिवाजी महाराज ने लूटा। एक बार पहले भी लूटा था और सेकंड टाइम भी उसने लूटा था। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है, वो कैसे करते हैं उनके बारे में अब डिटेल में हम देखेंगे। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इतनी विजयों के बाद भी अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया गया था और जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो वह बहुत भव्य राज्याभिषेक हुआ और पिछले लगभग 400-450 से 500 वर्षों में जब से इस्लामिक आक्रमणकारियों के द्वारा भारत को लूटा गया और यहाँ राज किया गया था, तब से किसी हिंदू राजा का इतना भव्य स्वागत नहीं हुआ था। तब उनके दरबार में कुछ ब्राह्मणों द्वारा उनकी जाति को लेकर भी विरोध किया गया था।
उनके द्वारा यह कहा गया था कि शिवाजी महाराज एक क्षत्रिय नहीं है और एक क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। और शिवाजी महाराज खेती करने वाले गांव के मुखिया पदों अर्थात कृषक समाज से संबंध रखते थे। इसके अलावा कुछ ब्राह्मणों द्वारा शिवाजी महाराज को शूद्र तक बोल दिया गया था। तब इस क्रम में उन्होंने 6 जून 1674 को उस समय के बनारस के प्रख्यात पंडित गंगा भट्ट को बुलाया था और उन्होंने शिवाजी महाराज को सिसोदिया राजपूत का वंशज बताया। और उसी समय बनारस के एक पंडित को बुलाया और उन्होंने शिवाजी महाराज को सिसोदिया राजपूत वंश को सिसोदिया का राजपूतों का वंशज बताया। इस प्रकार पंडित गंगा भट्ट ने एक क्षत्रिय बताया। तब उनके द्वारा शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक कराया गया था। तब से उन्होंने छत्रपति शिवाजी के नाम से बुलाए जाने लगा और पहले उसे हम महाराज शिवाजी, अब उन्हें छत्रपति शिवाजी के नाम से बुलाए जाने लग गया था। इसके साथ साथ उन्होंने मराठा साम्राज्य की भी स्थापना 1674 में कर दी थी। अब दोस्तों, शिवाजी महाराज ने अपने इस राज्याभिषेक के क्रम में एक विवाह भी किया था जिसका नाम था सोयराबाई था। क्या नाम था? सोयराबाई से एक विवाह किया था। सोयराबाई। इस क्रम में 18 जून 1674 में उनकी माता जीजाबाई की हत्या हो जाती है। जब राज्याभिषेक होता है उसी साल में 18 जून को उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। जब शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक में छत्रपति की उपाधि ली थी, उसके बाद उन्होंने दक्षिण में मुगलों के अधिकार क्षेत्रों पर अभियान चलाना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में उन्होंने खानदेश का अभियान बोलेगा किसने चलाया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और उनके यह अभियान प्राप्त हुई थी और दक्कन के क्षेत्रों में रहे हिंदुओं से बाहर आई इस्लामिक शक्तियों के खिलाफ भी खड़े होने के लिए प्रेरित किए। बोले दक्कन के क्षेत्र के हिंदुओं को कि आप इस्लामिक शक्ति के खिलाफ आप खड़ा होइए, आवाज़ उठाइए और मेरे साथ मिलजुल कर हिस्सा लीजिए। इसी क्रम में दोस्तों 1677 में वे हैदराबाद गए और उस समय वहाँ शासन कर रही कुतुब शाही सत्ता से एक संधि कर लेती है। जब वह हैदराबाद जाती है तो एक सत्ता होता कुतुब शाही सत्ता, उनके साथ उसने संधि कर लेती है। इसके बाद 1678 में महाराज शिवाजी द्वारा उनका अंतिम अभियान कर्नाटक के विरुद्ध कराया जाता है। वहाँ उन्होंने जिंजी के किले पर विजय प्राप्त की। किस किले पे? जिंजी कहाँ? कर्नाटक। जिंजी के किले कहाँ है? कर्नाटक। विजय प्राप्त कर ली और उसे अपने अधिकार में ले लिया था। बाद में शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी महाराज को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और इसी चिंता में उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगता है और खराब स्वास्थ्य के कारण 52 वर्ष की आयु में 3 से 5 अप्रैल अब उसकी खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी 52 वर्ष की आयु में 3 से 5 अप्रैल के देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि 3 से 5 अप्रैल तक देती है।
क्योंकि इस तिथि को लेकर बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में बहुत सारे अभी भी मतभेद है कि 3 अप्रैल को मृत्यु हुई है कि 5 को, इसलिए लेकिन उनके 52 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, शिवाजी महाराज के बाद उनके वंशजों भी हिंदू स्वराज के साथ उनकी संकल्पना के साथ आगे बढ़े। छत्रपति शिवाजी महाराज के अगर हम प्रशासन की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि भारत में बाहरी आक्रमणकारियों हो रही थी और उससे हिंदू व्यवस्था को छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा उजागर करने का प्रयास किया गया था। इस हिंदू मान्यताओं और सिद्धांतों के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बनाया था। इसी प्रशासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अष्टप्रधान परिषद थी, जिसके 8 मंत्री हुआ करते थे। इन 8 मंत्रियों की अष्टप्रधान परिषद की सलाह और सहायता से छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी प्रशासनिक व्यवस्था संभालते थे, परंतु इसमें अंतिम जो निर्णय होता था वो महाराज शिवाजी का होता था और अष्टप्रधान परिषद उन्हें सलाह मात्र ही दे सकती थी, लेकिन पूरी की पूरी शक्ति महाराज शिवाजी महाराज का होता था। अगर हम उसकी अष्टप्रधान परिषद की बात करें तो सबसे पहले अमत्य हो गया। अमत्य का मतलब अर्थ मंत्री, सुमंत का मतलब विदेश मंत्री और चिटनी जो होता था पत्राचार विभाग था। सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव ये क्या करता था, मुख्य सलाहकार और धार्मिक कार्य को देखभाल करता था। वाक्यानिवीश ये गुप्तचर और सूचना विभाग से संबंध रखते थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में देखेंगे तो दोस्तों, पेशवा पद सबसे महत्वपूर्ण मंत्री पद होता था और बाद में यह पेशवा पद मराठा साम्राज्य में बहुत प्रभावशाली हो जाता है और इतना प्रभावशाली हो जाता है कि बाद में पेशवा ही मराठा साम्राज्य को संभालने लगता है। अमात्य का मतलब होता है अर्थ मंत्री, इसका कार्य संभालता था और उनकी संबंध को नियंत्रण रखना होता था। अब चिटनीस का मतलब क्या? चिटनीस का मतलब होता है पत्राचार विभाग। क्या होता है? पत्राचार विभाग। इसका काम चिट्ठियों का नियंत्रण करना होता था, उसी को हम चिटनीस कहते थे। सेनापति सेना संबंधी कार्यों को, जो सेना का जो काम होता था उसकी देखरेख करता था, उसी को हम सेनापति कहते हैं। अब न्यायाधीश का मतलब क्या? न्यायाधीश द्वारा क्या होता है, राज्य की जो न्यायिक व्यवस्था जो होती थी उसको संभाले जाती थी, परंतु अगर शिवाजी महाराज कोई फैसला देते तो उनका फैसला अंतिम न्याय माना जाता था। पंडित राव का जो काम होता था वो धार्मिक कार्यों और राजा को सलाह देना होता था, धार्मिक कार्यों की देख रेख करनी होती थी, उसका काम है पंडित राव का। वाक्यानिवेश का मतलब क्या होता है? वाक्यानिवेश का मतलब होता है गुप्तचर और सूचना विभाग का हेड होना, मतलब उसका जानकारी लेना। छत्रपति शिवाजी महाराज की कर जो व्यवस्था थी, हम उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी वही बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी जो कर व्यवस्था थी उस शिवाजी महाराज के समय उनके द्वारा 33% से लेकर 40% तक टैक्स लिया जाता था और 2 जो प्रमुख कर थे जिनका नाम था चौथ कर और सरदेशमुखी कर।
सरदेश मुखी कर तो कौन लगाया था? तो शिवाजी महाराज द्वारा चौथ करार सरदेश मुखी कर। सरदेश मुखी कर है वो शिवाजी महाराज द्वारा उनके अधिकार क्षेत्रों से लिया गया था। उनके अधिकार जो क्षेत्र था उससे लिया जाता था सरदेश मुखी कर, और इसमें राजस्व का 1/10 भाग के रूप में प्रजा से लिया जाता था। और उसकी जिसमें जो राजस्व होता था उसका 1/10 जो भाग होता था वो प्रजा से लिया जाता था, क्योंकि वहाँ का रख रखाव और देखभाल स्वयं शिवाजी महाराज करते थे। अब हम बात करते हैं चौथ कर की। तो जो चौथ कर है उस शिवाजी महाराज द्वारा उनके राज्य के आसपास के क्षेत्रों से लिया जाता था, मतलब खुद के अधिकार के क्षेत्रों से नहीं, आसपास के क्षेत्रों से लिया जाता था, जहाँ पर शिवाजी महाराज का अधिकार नहीं था। उन क्षेत्रों से कर को उन क्षेत्रों से जाएगा और इसके साथ उन क्षेत्र को शिवाजी महाराज द्वारा सहायता भी दी जाएगी। इस चौथ कर का राजस्व का 1/4 भाग और सरदेश मुखी का 1/10 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अब हम छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। तो शिवाजी महाराज एक सहिष्णु शासक था और इस्लाम धर्म का भी आदर करते थे, और इसके साथ साथ उनकी सेना में भी बहुत मुस्लिम सिपाही थे। इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी महाराज के प्रशासन को डाकू प्रशासन के नाम से भी संबोधित किया था। किसने? स्मिथ ने, क्योंकि शिवाजी महाराज अपने युद्धों में गोरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग करते थे और जिसका गामनी कावा भी कहा जाता है। जिसका जो अर्थ होता है गामनी कावा का मतलब दुश्मन होता है। क्या होता है? दुश्मन। और इसमें सेना छुपकर वार करती थी, इसीलिए इसे डाकुओं कहते हैं स्मिथ के द्वारा। आक्रमण के बाद फिर से छुप जाती थी। इतिहासकार जादूनाथ सरकार द्वारा शिवाजी के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी। शिवाजी महाराज एक बहुत ही बड़ी नौसेना का निर्माण किया गया था, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। किसे कहते हैं? शिवाजी महाराज को। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तब उनकी पत्नी का नाम पुतलीबाई था। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी पत्नी का नाम पुतलीबाई था। शिवाजी महाराज के साथ सती, मतलब मृत्यु के बाद पत्नी के भी अंतिम संस्कार में, यानी सती जो प्रथा था उसकी सती हो गई थी, यानी सती प्रथा उसी को बोलते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के हम वंशज के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, जब शिवाजी महाराज की 1680 में मृत्यु हो जाती है तब उसके बाद उनके वंशजों ने सत्ता को लेकर थोड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। ऐसे में उनके 2 पुत्रों का नाम हमें देखने को मिलता है। पुत्र संभाजी महाराज और दूसरे पुत्र का नाम राजा राम था। एक का संभाजी, दूसरे का राजा राम। और संभाजी के ही दुख के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। इनमें से ज्येष्ठ पुत्र जो थे, मतलब जो बड़ा पुत्र थे, वो संभाजी महाराज थे। संभाजी जो महाराज के जो सत्ता में रहते हैं 1680 से 89 तक रहते हैं। संभाजी महाराज उस समय मराठा साम्राज्य को संभालने के लिए उपस्थित नहीं थे और यह अवसर पाकर राजा राम ने मराठा साम्राज्य की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। संभाजी उस समय उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण राजा राम ने अपने हाथों में मराठा साम्राज्य को ले लिया। परंतु संभाजी महाराज के द्वारा 1680 में वापस आते हैं
और राजा राम से मराठा साम्राज्य की सत्ता वापस लेता है और शासन करने लग जाते हैं। इस क्रम में वे अपनी राजधानी रायगढ़ में बसाते हैं। कहाँ बसाते हैं? रायगढ़ में। और राजा राम को अपनी गिरफ्त या यूँ कहें कि अपनी निगरानी में रखते थे। किसको? राजा राम को। तब उनके सामने कई चुनौतियाँ आई। किसी बाहरी शक्तियों के द्वारा नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य में ही चुनौतियाँ थी। क्योंकि सत्ता को लेकर उनके सौतेले भाइयों, आंतरिक कलह का माहौल और कुछ दरबारी भी संभाजी महाराज के विरुद्ध में थे। इन संघर्षों के क्रम में संभाजी महाराज ने एक ऐसे व्यक्ति को अपने सबसे बड़े अधिकारी पद के लिए नियुक्त किया जिस पर वे पूर्ण विश्वास रख सकते थे, और उस व्यक्ति का नाम था कवि कलश। क्या नाम था? कवि कलश। दोस्तों, जब संघर्ष हुआ था तो संभाजी ने सोचा कि क्यों न एक ऐसे व्यक्ति की अधिकारी पद के लिए नियुक्त किया जाए जिस पर वह पूर्ण विश्वास रखते थे। उनका नाम था कवि कलश। क्या नाम था? कवि कलश। दोस्तों, बाद में एक घटना होती है। उस समय मुगल वंश में मुगल शासक औरंगजेब का शासन कर रहा था और उसका एक पुत्र था जिसका नाम अकबर था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? अकबर था। उसने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विरोध कर दिया और विरोध करने के क्रम में मराठा क्षेत्रों में आज साम्राज्य में मराठा के क्षेत्र में क्या हो जाता है? आ जाता है। और उसके पुत्र अकबर को शरण देने के लिए संभाजी महाराज और उनके जो विश्वासी कवि कलश को पकड़ लेता है। जब साम्राज्य में आता है और उसके बाद अकबर के शरण देने के लिए संभाजी महाराज और उनके विश्वास कवि को क्या करता है? पकड़ लेता है। तब 1689 में औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज और उनके विश्वासी कवि कलश को मृत्यु दंड दे देता है। कौन? औरंगजेब। अब उसके बाद जब संभाजी मर जाती है तो उसके बाद राजा राम आता है। तो दोस्तों, जब संभाजी महाराज को औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया जाता है तब उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है साहूजी महाराज। और उस समय केवल 7 वर्ष का था। जिस समय उसका पिता की सजा देती है उस समय उसकी उम्र केवल 7 वर्ष था। उसके बाद क्या होती है दोस्तों कि राजा राम को संभाजी महाराज क्या करती है? निगरानी में थे और उसके बाद अच्छा अवसर था राजा बनने का। तब उसका भाई राजा राम को क्या बनते हैं? राजा बना देती है। और इस प्रकार राजा राम को 1689 में मराठा साम्राज्य की चाहते थे। इसलिए राजा राम द्वारा रायगढ़ से राजधानी स्थानांतरित करके सतारा को मराठा राज की राजधानी बनाया। कहाँ बनाया? सतारा। मुगलों द्वारा रायगढ़ के ऊपर दोबारा आक्रमण किया जाता है। फिर दोस्तों मुगलों को द्वारा आक्रमण किया जाता है और संभाजी महाराज के पुत्र साहू महाराज और उनकी माता और उनके अधिकांश परिवार को औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों संभाजी के पुत्र साहू महाराज, उनकी माता और बहुत सारे उसके जो भी परिवार थे औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस क्रम में राजा राम के पास पूरा मराठा साम्राज्य शासन करने के लिए होता है। अब राजा राम के पास पूरा मराठा जो साम्राज्य था उसके अंतर्गत आ जाता है, परंतु वो मुगलों के कारण अपने साम्राज्य को ज़्यादा विस्तार नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पीछे मुगल पड़ा हुआ था। तो दोस्तों बाद में 1700 में राजा राम की हो जाती है मृत्यु। उसके कारण देखे तो उनकी माता यानी राजा राम की पत्नी
ताराबाई शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में मराठा साम्राज्य का शासन संभालते हैं। कौन? शिवाजी द्वितीय, क्योंकि उसी का वो देखभाल करती हैं। तो हम कहते सकते हैं, यानी जो शिवाजी द्वितीय जो था वो संरक्षण था उनकी माता का, या तो बोले तो उन मतलब राजा राम की पत्नी का, और वो भी मराठा समाज को संभालते थे। तो छत्रपति शाहू महाराज 1707 से 1749 तक वो शासन संभालती है। 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु, और उसकी मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र आजम शाह, औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या था? आजम शाह, द्वारा शाहू महाराज को रिहा कर दिया जाता है। शाहू महाराज को रिहा कर दिया जाता है, और आजम शाह ने इसलिए किया था रिहा क्योंकि वह चाहता था कि शाहू महाराज उसकी मुगल सत्ता को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। इसलिए आजम शाह ने क्या शाहू महाराज को रिहा कर दिया था। अब जब शाहू महाराज मुगलों की कैद से रिहा होकर वापस मराठा साम्राज्य में आते हैं, तो उन्होंने सत्ता को वापस लेने के लिए महारानी ताराबाई के साथ खेड़ा नामक स्थान पर संघर्ष किया। अब ताराबाई एक तरह से सोचे तो उसकी आंटी हुई, यानी उसकी चाची लगी, उसके पिता की भाई की पत्नी थी ताराबाई, और उससे खेड़ा नामक स्थान पर क्या करता है? संघर्ष करता है। और इस संघर्ष में शाहू महाराज को विजय की प्राप्ति होती है। शाहू महाराज क्या होती है? विजय की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार मराठा साम्राज्य को दो भागों में बांटा जाता है। क्या करता है? बांटा जाता है। एक सतारा, जिसे शाहू महाराज ने महारानी ताराबाई से संघर्ष करके जीता, और वे वहां अपना शासन चलाते थे। शाहू महाराज से हारने के बाद शिवाजी द्वितीय, जो ताराबाई के क्या थे? संरक्षक थे, उसने कोल्हापुर से अपना शासन चलाते थे। कोल्हापुर से अपना शासन चलाते थे, और शाहू महाराज जो थे सतारा से अपनी शासन को चलाते थे। अब बात करते हैं हम दोस्तों पेशवा के बारे में। तो दोस्तों ऊपर हमने मराठा साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जाना कि पेशवा पद की चर्चा भी की थी कि पेशवा जो पद था उस शाहू महाराज के शासन के समय धीरे धीरे बहुत प्रभावशाली होने लगा। कौन? पेशवा पद, जो शिवाजी महाराज के समय इतना प्रभावशाली नहीं था। अब दोस्तों शाहू महाराज के शासनकाल के समय से पेशवा पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत के मतलब बोले तो जिसकी, मान लीजिए किसी का पिता अगर राजा है तो उसका बेटा राजा होगा, अगला राजा उसका बेटा, इसी प्रकार से शासक चलते रहेगा, जिसे हम वंशानुगत शासन व्यवस्था कहते हैं। पेशवा के बाद उसका पुत्र की शक्ति और मजबूत हो जाती है। पेशवा के बाद उसकी शक्ति क्या होती है? मजबूत हो जाती है। अब हम दोस्तों पेशवा में साम्राज्य के बाद पेशवा पद में सबसे पहले हम जानेंगे जो पेशवा पद पर आते हैं उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 1720 तक रहते हैं। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा पद पर आते हैं, और शाहू महाराज के समय बालाजी विश्वनाथ ऐसे पेशवा थे जिनके बाद से पेशवा पद की शक्ति और मजबूत होनी शुरू हो गई थी। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक की संज्ञा दी गई। तो कहता है कि मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा पद किन्हें दिया गया? तो बालाजी विश्वनाथ। अब आगे देखेंगे, इन्होंने मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ मतलब बहुत विस्तार और मजबूत और कठोर, सुदृढ़ और मजबूत बनाने के साथ साथ शाहू महाराज को भी बहुत सफलताएं प्राप्त हुई थी। किससे? मतलब बालाजी विश्वनाथ। 1719 में बालाजी विश्वनाथ द्वारा
सैयद बंधुओं की सहायता करी गई थी। किसकी? बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं की सहायता की थी 1719 में। 1719 में सैयद बंधु उस समय मुगल सैयद बंधु उस समय मुगल शासक फर्रुख सियर को हटाकर कौन? मुगल शासक सैयद बंधु ने क्या किया कि मुगल शासक जो फर्रुख सियर था उसको हटाकर रफ़ी उद दर्जात को अगला मुगल शासक बनाया। हटाया किसने? तो सैयद बंधु ने। इसके बाद 1719 में एक दिल्ली में संधि होती है। कब होती है? 1719 में, जिसे मराठों का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। दिल्ली की संधि में जिसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता, और इस संधि में उस समय के मुगल शासक रफ़ी उद दर्जात ने बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का शासक माना। किसने माना? रफ़ी उद दर्जात को। रफ़ी उद दर्जात को किसने हटाया था, लाया था? तो सैयद बंधु ने। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद अगला जो आता है मराठा साम्राज्य के वंश, उसका नाम है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ये 1720 से 40 तक रहते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा के पद पर आते हैं। तो पेशवा के पद पर सेकंड आने वाले बाजीराव प्रथम, और इस दौरान शाहू महाराज जो थे क्या करते? राजा के पद पर अपना शासन चला रहे होते हैं। तब क्या होता है दोस्तों, आपने आपकी पिता योग्य पुत्र मानते थे। अब बाजीराव मस्तानी नामक फिल्म बनी है इन्हीं के ऊपर, बाजीराव प्रथम के ऊपर। तो बाजीराव प्रथम के ऊपर बाजीराव मस्तानी नामक फिल्म बनी है। शाहू महाराज दिशा निर्देशों से बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य की शक्तियों को आगे बढ़ाते हैं। अब दिशा कौन देगा? मालिक तो शाहू महाराज हैं, लेकिन पेशवा के पद पर कौन थे? तो बाजीराव प्रथम। और शाहू महाराज के ही समय में पेशवा के पद पर जो थे वो बालाजी विश्वनाथ भी थे। अब क्या होता है दोस्तों, इसी क्रम में बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम को अपनी सहायता के लिए निमंत्रण दिया था कि आप मुझे हेल्प कीजिए। और बाजीराव प्रथम के बुंदेलखंड को सहयोग देने के क्रम में एक मुस्लिम नृत्यांगना जिसका नाम मस्तानी था। क्या नाम था? मस्तानी। एक मुस्लिम था, उनको भेंट हो जाती है मस्तानी से। जब मस्तानी से भेंट हो जाती है तो उनसे उस नृत्यांगना से प्रेम हो जाता है। जो मुस्लिम रहता नृत्यांगना उससे मिलता है और उससे क्या होता है? प्रेम हो जाता है। बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने के क्रम में मालवा, गुजरात, हैदराबाद के निजाम इत्यादि से क्या करती है? अब हम देखें दोस्तों बाजीराव के बारे में जो 1740 ईस्वी में आती है। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव पेशवा पद पर आते हैं, और इनका वास्तविक जो नाम होता है वो नाना साहेब होता है। क्या होता है? नाना साहेब। इनके समय में ही मराठा साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। बाजीराव के द्वारा केवल उनके आसपास के क्षेत्रों तक ही नहीं बल्कि सिख क्षेत्रों से लेकर अफगान क्षेत्रों तक मराठा सीमा को पहुंचाने का प्रयास किया गया था। जैसे कि हमने
चर्चा भी की थी कि मराठा साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया है, एक सतारा और दूसरा कोल्हापुर। जो कोल्हापुर से शासन कर रहा था वो कौन कर रहा? राजा राम की पत्नी। और सतारा से जो कर रहा था वो साहू कर रहा था। तो सतारा में साहू महाराज की मृत्यु के बाद 1750 में एक संगोला की संधि होती है। साहू महाराज की मृत्यु के बाद, जिसमें कोल्हापुर के जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज का शासन समाप्त हो जाता है कोल्हापुर से। जो उनकी कौन था? भाई का पत्नी चला रहा था और पेशवा पूर्ण रूप से सत्ता में आ जाता है। फिर यहाँ से पेशवा जो होता है उसका सत्ता चलना शुरू होता है। मतलब यहाँ से जो वंशानुगत शासन था वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद बालाजी बाजीराव ने अलावर्दी खान से संघर्ष किया। बालाजी बाजीराव ने अलावर्दी खान से संघर्ष किया और उस संधि करने के लिए मजबूर किया। एक चौथकर के संबंध में हमने ऊपर चर्चा की थी कि चौथकर बालाजी बाजीराव ने अलावर्दी खान पर लगाया था। चौथ की चर्चा की थी और वह चौथकर बालाजी बाजीराव ने अलावर्दी खान पर लगाया था। और चौथकर किसने लगाया था? तो शिवाजी महाराज ने। अब बालाजी बाजीराव ने किन के ऊपर लगाया? तो अलावर्दी खान के ऊपर। बालाजी बाजीराव ने क्या किया दोस्तों कि अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली और उसकी सेना को भी भारत से बाहर कर दिया था। कौन? बालाजी बाजीराव। परंतु अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत आया और 1761 में तृतीय पानीपत के युद्ध और मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें मराठा का क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। उसके बाद दोस्तों कृष्ण राव सदाशिवराव उनके पित्र विश्वास राव की भी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और इसमें एक सदाशिव जो होती है कृष्ण राव की, उनके पुत्र जो होता है विश्वास राव, उनकी भी पानीपत के तीसरे युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध के 6 माह के बाद बालाजी बाजीराव को भी इसी दुख में हारने के कारण उनकी दुख में मृत्यु हो जाती है। अगले पेशवा पद के लिए जो आती है बालाजी बाजीराव के जो भाई होता है रघुनाथ राव की जगह बालाजी बाजीराव के पुत्र माधव राव को चुना गया। उसके भाइयों को नहीं बल्कि उनकी पुत्र को चुना गया, क्योंकि वंशानुगत पेशवा चल रहा था। अब माधव राव आता है दोस्तों। तो माधव राव जो आया वो 1761 से 72 तक रहा। बालाजी बाजीराव के बाद उनके पुत्र 1761 में पेशवा के पद पर आते हैं। और जैसे ही तृतीय पानीपत के युद्ध से जो हानि मराठों को हुई थी, उस मराठों की शक्ति को दोबारा सुदृढ़ रूप से देने का प्रयास किया। कौन? मतलब पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। कि मतलब उसने चाहा कि और मराठा साम्राज्य को मजबूत किया जाए। माधव राव को केवल 16 वर्ष की आयु में ही पेशवा पद पर लाया गया था और माधव राव को पेशवा बनाया गया था। वे खुद पेशवा बनना चाहते थे और इसके लिए वो कुछ न कुछ प्रयास करते रहते थे, जिसके फलस्वरूप माधव राव तथा रघुनाथ राव क्या था? उसके भाई था बालाजी बाजीराव के। तो रघुनाथ राव को शनिवार वाड़ा के अंदर नज़रबंद करवा दिया गया था। किसके द्वारा? तो माधव राव के द्वारा। किसको? रघुनाथ राव यानी अपने चाचा को। इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र जैसे हैदराबाद के निजाम और मैसूर में हैदर अली को इतना परेशान किया। किसने किया? तो ये किया, आपको बताए, जो बालाजी बाजीराव के पुत्र ने क्या किया? हैदर अली को
परेशान किया और उनको चौथ कर देने के लिए मजबूर कर दिया। किसको? हैदर अली को। तो माधव राव ने हैदर अली से चौथ कर देने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद 1772 में, कितना में? 1772 में उस समय मुगल के शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर मराठों के संरक्षण को स्वीकार किया। शाह आलम जो द्वितीय था मुगल शासक, वो अंग्रेज के अंदर में था, लेकिन वह छोड़ देता है और मराठों के संरक्षण को स्वीकार करा था। 1772 में माधव राव को टीबी की बीमारी होती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी और यहाँ से फिर उनकी शासन व्यवस्था जो था वो कमज़ोर होने लग जाती है मराठा साम्राज्य की। उसके बाद अगला जो आती है पद पे, उसका नाम है नारायण राव। 1772 से 1773 तक रहती है, 1 साल, ज़्यादा नहीं। माधव राव की मृत्यु के बाद उनकी माधव राव की भाई नारायण राव को पेशवा पद के लिए लाया जाता है और इसके साथ साथ इनके पेशवा बनने के बाद रघुनाथ राव को भी रिहा कर देती है। जो रघुनाथ राव था वो कौन था? तो नारायण राव को चाचा, कौन था? चाचा था, उसको इसने क्या किया? रिहा कर दिया। अब इसके बाद रघुनाथ राव द्वारा नारायण राव की एक षड्यंत्र द्वारा हत्या करा दी जाती है और वह अपने आप को अगला पेशवा घोषित कर देता है। कौन? तो रघुनाथ राव के इस अप्रिय कार्य, मतलब प्रिय कार्य नहीं है, जिसने उसको हेल्प किया उसी को उसने मरवा दी। इस अप्रिय कार्य के बारे में सबको पता था, सब उसको पेशवा पद के लिए योग्य नहीं मानते थे। तो दोस्तों, मराठा साम्राज्य के एक प्रभावशाली मंत्री या अधिकारी था जिसका नाम नाना फडणवीस था। उन्होंने नारायण राव के पुत्र को पेशवा बनाने की मांग रखी थी, नाना फडणवीस ने, और एक प्रकार से यह मुहिम छेड़ दी कि नारायण राव के पुत्र को ही पेशवा बनाया जाए। किसने बोला था? नाना फडणवीस ने। अब नारायण राव के जो पुत्र का नाम था सवाई माधव राव, क्या नाम था? सवाई माधव राव रखा गया था, जिसका अर्थ होता था वह बालक माधव राव से 1.25 गुना ज़्यादा प्रभावशाली था, इसलिए उसका नाम क्या रखा था? सवाई माधव राव। नाना फडणवीस के नारायण राव के पुत्र सवाई माधव राव को पेशवा बनाने के अभियान में उनके साथ मराठा साम्राज्य को 2 प्रभावशाली चीफ तुकोजीराव होलकर और महादजी शिंदे। होलकर और शिंदे जो था कौन था? तो वो सवाई माधव राव का एक चीफ था, शामिल हो गए थे। और समय के साथ धीरे धीरे कुछ और मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली लोग इस अभियान में शामिल होने लग गए थे। दोस्तों, बार भाई जो बड़े भाई नामक परिषद का गठन किया गया था, जिसमें सारे लोग मिलके सवाई माधव राव को पेशवा बनाने के अभियान में प्रयास करते थे। इस परिषद में जो लोग थे वे कुछ इस प्रकार थे, इसमें सवाई माधव राव के साथ में जैसे पहला नंबर पे आता है फडणवीस, होलकर, शिंदे, मुर्मू फडणवीस, हरप्रीत फड़के, फलतानकर और मोलजी घोड़पड़े और भगवान प्रतिनिधि सक्काराम बापू बेकिले। उसके बाद दोस्तों त्रिमुंकाराम मामेपेठे और सरासदार सेस्ते। इस तरह से बाद में बार भाई परिषद में अपने सवाई माधव राव को पेशवा बनाने में भी सफल हुई थी और परिषद द्वारा सवाई माधव राव को पेशवा घोषित कर दिया गया था। जिस समय सवाई माधव राव को पेशवा बनाया गया था उस समय केवल 40 दिन की आयु के थे। कितना दिन के थे? वो केवल 40 दिन के ही उम्र के थे।
इतनी छोटी आयु में सवाई माधवराव मराठा साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था नहीं संभाल सकते थे, इसलिए उनके नेतृत्व में नाना फडणवीस और उनकी बार भाई परिषद द्वारा प्रशासन व्यवस्था को चलाया गया था, परिषद के द्वारा चलाया गया था। अब उसके बाद आती है दोस्तों बाजीराव द्वितीय 1818 में। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बनते हैं। बाजीराव द्वितीय इस समय अंग्रेजों ने भी भारत पर अपने पैर जमा लिए थे 1818 के शासन के समय। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा इस पेशवा पद की समाप्ति कर दी जाती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अब दोस्तों मराठा वंश का विभाजन होता है। पहले साम्राज्य का विभाजन हुआ, उसके बाद वंश का विभाजन होता है। अब जब विभाजन होगा वंश का दोस्तों, तो मराठा की नींव कमजोर होने के बाद अलग अलग गुटों के ही वंशों में विभाजित हो जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। जो भोसले होते हैं वो भोसले वंश नागपुर से, गायकवाड़ वंश बड़ोदरा से, होलकर वंश इंदौर से, सिंधिया वंश उज्जैन से, उज्जैन से होलकर वंश, इंदौर से गायकवाड़ वंश, बड़ौदा से गायकवाड़, बड़ौदा, भोसले नागपुर। छत्रपति शिवाजी महाराज से जो भी अब दोस्तों उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जो भोसले वंश है वो बाकी वंश से ज़्यादा श्रेष्ठ है, और उन्होंने अपना केंद्र नागपुर में बनाया था। कहाँ बनाया था? नागपुर में। इस के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जो इसी वंश से संबंध रखते थे। कौन से वंश से? भोसले वंश से। और गायकवाड़ जो वंश था वो सबसे कहाँ रहता? वहाँ रखा था। एक से दो बार देखने पर आपको पूरी वीडियो समझ में आएगा, तो आप संयम पाठशाला को लाइक जरूर करें।